वेलकम बैक इन अप्लाइड साइंस क्लासेज फॉर केमिस्ट्री फॉर क्लास 12। आज हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कुछ और क्वेश्चन जो बच गए थे 7-8 तक का क्वेश्चन हम लोग देखे हुए थे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन बच गए थे उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करना ज़रूरी था, हमने सॉल्व किया है, और कुछ क्वेश्चन है जिसको ओरली हम हिंट देंगे तो वहाँ से आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो आइए हम इसका 3.9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3.9 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये 3.9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है आपको कि ये 9 नंबर क्वेश्चन है आपको, हाँ, कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड इज 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट्स इट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और गिवन है कि स्मॉल लैम्डा नॉट H प्लस 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड लैम्डा नॉट HCOO निगेटिव का है आपको 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो आप जानते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना होता है तो उसके लिए होता है फार्मूला कि लैम्डा MC बाई लैम्डा M नॉट, और हमको क्वेश्चन में दिया गया है लैम्डा MC का वैल्यू 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और हम ये भी जानते हैं कि लैम्डा M किसी भी डिसोसिएटिव सब्सटेंस का स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है स्मॉल लैम्डा M नॉट HCOO। इसका जो पार्ट दो गो होगा तो ये मिथेनोइक एसिड है तो यहाँ से निगेटिव पार्ट हो गया, ये आपका पॉजिटिव पार्ट हो गया। तो दोनों के अलग अलग लैम्डा नॉट स्टैंडर्ड के वैल्यू का सम हो जाता है हमारा ये पूरे कंपाउंड का। तो ये लैम्डा M HCOO दिया हुआ है 54.6 और ये दिया हुआ है H के लिए कि 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमारा हो रहा है 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो अब डिसोसिएशन कांस्टेंट हम ये निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा हमारा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा CM बाई लैम्डा नॉट M। तो ये CM का वैल्यू दिया है 46.1 और डिवाइडेड बाई ये दोनों का सम जो हुआ है इसको डिवाइड कर दिए तो हमारा 0.1140 आ गया ये डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब इसके बाद दूसरा चीज़ इसमें पूछ रहा है कि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सॉरी यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट ये अल्फ़ा जो होता है बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना आ गया। अब इसके बाद कहता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka का वैल्यू निकालना है। तो आप Ka का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला डायरेक्ट भी याद होगा, हम लोग लेसन में भी देखे हुए थे कि मिथेनोइक एसिड है तो इसका या वीक एसिड जो भी होता है तो उसका ये फार्मूला होता है Ka का वैल्यू C∝² 1 - अल्फ़ा। तो हमको अल्फ़ा तो मालूम है, अब C का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो बाकी जो हमारा चीज़ है वो मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से रिएक्शन को हम रीराइट करते हैं। HCOOH एक्वस है, वाटर में दिया गया, रिवर्सिबल रिएक्शन है। डिसोसिएशन होगा इसका कैसे, तो निगेटिव पार्ट अलग होगा, पॉजिटिव पार्ट अलग होगा, यानी HCOO अलग हो गया और H प्लस आयन अलग हो गया, ये आपका निगेटिव पार्ट था। तो अब देखिए शुरू में इसका जो कंसंट्रेशन था जब बिफोर रिएक्शन जो आपने कोई रिएक्शन नहीं किया तो उस समय इनिशियल कांस्टेंट था इसका C, हमने मान लिया कि C है। अच्छा इसका कितना था इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये तो कुछ नहीं बना था, अभी रिएक्शन शुरू हुआ था तो शुरू में उसका कंसंट्रेशन को C मान लिए रिएक्टेंट के, और जब डिसोसिएट होने वाला है तो अभी हुआ नहीं है तो इसलिए अभी ये HCOO निगेटिव का वैल्यू भी कंसंट्रेशन भी 0 और H प्लस का कंसंट्रेशन भी 0। अब मान लीजिए कि इसमें अल्फ़ा टाइम्स ये जो है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा हुआ है तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा C
माइनस सी अल्फ़ा, क्योंकि सी अल्फ़ा कम हो जाएगा तो सी को कॉमन ले लेंगे तो सी इंटू 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ पर बचा फिर सी अल्फ़ा, इसका भी हो गया सी अल्फ़ा। तो अब हम जब इसका निकालेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट में क्या होता है, प्रोडक्ट के कांस्टेंट का प्रोडक्ट बाई में इसके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCOO नेगेटिव इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव बाई में रिएक्टेंट का, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCOOH इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो इसका था हमारा सी अल्फ़ा, इसका भी था सी अल्फ़ा, तो सी अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा हो गया। बाई में इसका कितना बचा हुआ है, तो सी इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पर सी इंटू 1 माइनस अल्फ़ा लिख दिए। अब ये एक सी से एक सी कट जाएगा, तो अब बचा क्या, सी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा। अब हमको सी का वैल्यू दिया हुआ है आपके बुक में कि 0.025, तो इसका वैल्यू लिख दिए। और फिर अल्फ़ा का यहाँ आप निकाले हुए हैं 0.1140, तो लास्ट जीरो छोड़ देते हैं, तो 0.114 हो गया। इसका स्क्वायर करना है बाई में 1 माइनस 0.114। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 3.249 इंटू 10⁻⁻⁴। आप इस कैलकुलेशन को रफ में करके देखेंगे और इसको माइनस कर लेंगे तो 0.886 आया। इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमारा आ रहा है कि 3.67 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। ये हो गया हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमको दो चीज़ पूछा गया था, अल्फ़ा का वैल्यू पूछा गया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, तो अल्फ़ा हो गया 0.114 एंड के अल्फ़ा यानी डिसोसिएशन को के ए यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना हुआ, तो 3.67 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। तो इस तरीके से आपका 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हम देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पर आपको, हाँ 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटालिक वायर फॉर 2 आवर्स, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, पहले टोटल चार्ज निकाल लीजिए कि कितना फ्लो कर रहा है। तो आपको ये फार्मूला मालूम है पहले से कि बनाते हैं कि I इक्वल्स टू होता था Q/T। तो इससे हम लोग Q का वैल्यू कितना निकाल सकते हैं, Q इक्वल्स टू I इंटू टी होगा। तो ये जो I इंटू टी हो रहा है, तो करंट आपको दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और टाइम को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका निकल जाएगा Q का वैल्यू। तो Q का वैल्यू आप निकालिएगा तो 3600 कूलम्ब आएगा। और इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो आप जानते हैं कि 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन पास करता है यानी 1 फैराड पास करता है, तो 1 फैराडे पास करने पर आपके उसके लिए रिक्वायर्ड कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, तो 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23। और तब आपका 3600 कूलम्ब पास करने के लिए कितना चाहिए पार्टिकल, तो वही 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 96,500। और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपका हो जाएगा उसका नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि सजेस्ट अ लिस्ट टू मेटल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली, यानी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के द्वारा हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो भी कांस्टेंट होते हैं, जो भी मेटल्स जिसकी इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव हो, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव हो, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और जो जितने ही अधिक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, आप आसानी से उनका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के द्वारा एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं उनके ओर वाले कंपाउंड से। तो अब इसमें आप टेबल है आपके पास बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें सोडियम है, मैग्नीशियम है, लिथियम है, ये पोटेशियम है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका
इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल आपका ज़्यादा होता है निगेटिव, और इनको हम लोग आसानी से इलेक्ट्रिकली निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका है 12 नंबर में कि कंसीडर द रिएक्शन। वहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है कि Cr2O7 2- प्लस 14H प्लस 6E माइनस, और आपको दे रहा है कि 2Cr3 प्लस और प्लस 7H2O। तो कह रहा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 2-। तो देखिए, इसको निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि इस पूरे रिएक्शन में अगर 1 मोल हम ले रहे हैं Cr2O7 2 निगेटिव को, तो उसके लिए रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमको 6E चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 मोल इसका लेंगे Cr2O7 का 2 निगेटिव का, तो उसके लिए हमको 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना कि 6 फैराडे चाहिए आपको। तो 6 फैराडे चाहिए, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेने के लिए चार्ज के लिए क्या करेंगे, तो 6 इंटू 1 फैराड का चार्ज कितना होता है, तो आपको याद है कि 96,500। तो 6 इंटू 96,500 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही आपका ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे कह रहा है 3.13 में कि राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी हाईलाइटिंग ऑल द मटेरियल्स दैट आर इन्वॉल्व इन ड्यूरिंग रिचार्जिंग। तो आप इसका रिएक्शन पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोड लेड बैटरी का, और उसका चार्ज जो रिएक्शन उसके बैटरी के परफॉर्मेंस में यूज होता है, यानी बैटरी जब काम करती है तो जो रिएक्शन होता है, ठीक उसी रिएक्शन को रिवर्ट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो आपका चार्जिंग वाला प्रोसेस हो जाता है। चार्जिंग के लिए आपको पहले से पता है कि उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा देना पड़ता है, एक्सटर्नल वोल्टेज ज़्यादा देंगे तो बैटरी रिचार्ज होने लगती है। तो उस रिएक्शन को आप रिवर्ट करके लिख सकते हैं आराम से। फिर इसके बाद है कि सजेस्ट 2 मटेरियल्स अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज एज फ्यूल्स इन फ्यूल सेल। तो आप फ्यूल सेल्स के डिस्कशन में ही पढ़ चुके हैं कि उसके साथ मीथेन है, मिथनॉल है, तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद है ये 15 नंबर है 3.15 कि एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज इन्वेस्टेड एज सेटिंग अप एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का आप पढ़ चुके हैं, उसमें टॉपिक में हम लोग देखे हुए थे कोरोजन में, तो उसका रस्टिंग ऑफ आयरन का पूरा मैकेनिज्म लिख दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हम लोगों का इन टेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सरसाइज समाप्त होता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर in which they displace each other from the solution of their salt। उसमें आपको एल्युमिनियम दिया गया है, कॉपर दिया गया है, आयरन दिया गया है, मैग्नीशियम दिया गया है और आपको जिंक दिया गया है। तो इस कंडीशन में हमको देखने के लिए क्या करना है, हमको चाहिए कि ये डिस्प्लेस करते हैं ईच अदर को कैसे। तो सबसे ज़्यादा कौन है पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो जो गिवन मेटेरियल्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा है रिएक्टिव मैग्नीशियम, उससे कम है एल्युमिनियम, उससे कम है जिंक, उससे कम है आयरन और उससे कम है कॉपर। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के आधार पर आप आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें है कि सेकंड क्वेश्चन में कि गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, यहाँ पर कुछ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए गए हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कह रहा है कि अरेंज द मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा बात करके। अब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया एक्सरसाइज में कि अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर साल्ट। तो यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई भी एलिमेंट होता है तो उसमें हमको टेबल दिया हुआ है, तो उसके लिए एक रूल होता है कि जितना ही किसी भी
इलेक्ट्रोड का या एलिमेंट का जो रिड्यूसिंग पावर होता है उसके रिडक्शन पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ही ज़्यादा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट उतना ही वीक होगा, उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही कम होगा, और रिड्यूसिंग पोटेंशियल जिसका जितना ही कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमको जो एलिमेंट दिए गए हैं आपको, ये एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है और जिंक है। तो इसमें आप टेबल से देखेंगे या रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको याद होगी तो उसमें देख सकते हैं कि आप टेबल में अगर देखते हैं तो आपको मिलेगा कि ये एल्युमिनियम सिल्वर है तो सिल्वर का 0.8 है रिडक्शन पोटेंशियल। उसी तरीके से मरकरी का है आपका 0.79, क्रोमियम का है -0.74 और मैग्नीशियम का है -2.37 और ये केल्विन का हो जाता है -2.93। आपको टेबल में दिया हुआ है तो उसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं, या फिर आपको रिएक्टिविटी से डायरेक्ट याद है तो सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप देख लेंगे कि ये जो है नंबर जो पांचों दिए गए हैं इसमें सबसे ज़्यादा ये है रिडक्शन पोटेंशियल, इसका सबसे ज़्यादा है। उससे कम ये हुआ, उससे कम ये, उससे कम ये और सबसे कम ये हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिड्यूसिंग पावर इसका उल्टा चलेगा, यानी ये सबसे ज़्यादा है तो इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम। उसी तरीके से ये है तो इसका रिड्यूसिंग पावर इससे ज़्यादा होगा, फिर इसके बाद क्रोमियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद आपका पोटेशियम है। तो इस तरीके से ये सीरीज आपका कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद ये आपको फर्स्ट नंबर जो है तो फर्स्ट में तो मैग्नीशियम है सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपका है एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक है, उसके बाद आयरन है और कॉपर है। ये आपका फर्स्ट का हो गया। इसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए था ये सेकंड वाला क्वेश्चन जो दिया गया था, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए थे यहाँ पर आपको सिल्वर का, मरकरी का, क्रोमियम का, मैग्नीशियम का, पोटेशियम का सबका दिया हुआ है डाटा, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो डाटा दिए गए हैं उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। तो इसके आधार पर हम कर सकते हैं कि इसमें सबसे ये रिड्यूसिंग पावर जो होगा कम होगा सिल्वर का, उसके बाद Hg का, तब क्रोमियम का, तब मैग्नीशियम का, तब पोटेशियम का। तो ये गिवन वैल्यू के आधार पर आप कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिडक्शन, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है कि Zn सॉलिड +2 Ag प्लस देता है प्रोडक्ट में Zn2 + aqueous +2 Ag solid takes place. Further show which of the electrode is negatively charged, the carrier of the current in the cell, individual reaction at each electrode. तो आप देखते हैं कि जो रिएक्शन दिया गया है उसके आधार पर सेल रिएक्शन हम लिख सकते हैं। सबसे पहले Zn है तो Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये पहले हो गया एनोड, इसके बाद डबल स्लैश देकर के फिर ये आपका हो गया कैथोड। तो आप इस तरीके से सेल रिएक्शन लिखना सीखे हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद पूछ रहा है कि इसमें एनोड कौन है और निगेटिवली चार्ज कौन है, पूछ रहा है आपको कि निगेटिवली चार्ज। तो निगेटिवली चार्ज कौन होता है, आपका एनोड होता है। तो यहाँ पर जिंक है एनोड, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए जिंक एनोड है और ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। उसके बाद इसमें करंट को फ्लो कौन कराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और जो आयन निकलते हैं वो करंट के कैरियर हैं, वो इन्हीं के कारण करंट फ्लो हो रहा है। फिर एनोड रिएक्शन में, तो एनोड में हमने रिएक्शन में देखा है क्या हो रहा है कि जिंक का Zn2+ में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये एनोड रिएक्शन होता है, क्योंकि एनोड रिएक्शन में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर एनोड में Zn का Zn2+ में हो गया ऑक्सीडेशन, और कैथोड है तो कैथोड का 2 Ag है और 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके उस Ag+ है, यहाँ 2 Ag+ है। तो 2 Ag+ है, सिल्वर आयन है और उसमें इलेक्ट्रॉन मिले तो उसके बाद सिल्वर का रिडक्शन हो गया। तो इस तरीके से कैथोड पर सिल्वर का रिडक्शन होगा और एनोड पर आपका जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। इसके बाद 4 नंबर एक क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में आप 3.4 जो है बेसिकली, तो उसमें दिया हुआ है
कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो एक रिएक्शन आप देखिएगा तो 2Cr सॉलिड प्लस 3CD2 प्लस एक्वस है, और इसके बाद बन रहा है 2Cr3 प्लस एक्वस और प्लस 3CD बन रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है कि कैडमियम का आपका कैडमियम आयन है तो उसका कैडमियम में रिडक्शन हो रहा है, और क्रोमियम है तो उसका क्रोमियम आयन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये दिया हुआ है इसमें कि आप टेबल से इसका निकाल रहे हैं, कैलकुलेट द, यहाँ पर निकालना है कि गिब्स सिनर्जी निकालना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन के लिए निकालना है। तो आप टेबल का यूज करके देख सकते हैं कि क्रोमियम के लिए दिया हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.74 वोल्ट, और कैडमियम के लिए दिया हुआ है -0.40 वोल्ट। तो अब पहला निकालना है इसमें कि सेल का वोल्टेज क्या होगा। तो सेल का वोल्टेज आप जानते हैं कि कैथोड माइनस स्टैंडर्ड कैथोड इलेक्ट्रोड होता है आपका, कैथोड का माइनस में एनोड का कर लेते हैं तो निकल जाता है। तो कैथोड यहाँ पर है ये कैडमियम वाला, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा था, और एनोड में आपका ऑक्सीडेशन वाला ये है। तो इससे निकाल लिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका +0.34 वोल्ट आ गया। इसके बाद इसका गिब्स एनर्जी निकालना है। तो गिब्स एनर्जी के लिए भी आप क्लियर जानते हैं कि -NFE स्टैंडर्ड ऑफ सेल। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर n का वैल्यू 6 आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक जगह +3 बन रहा है, एक जगह +2 बन रहा है, तो उसको बैलेंस करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन से होंगे बैलेंस। तो ये रिएक्शन कंप्लीटर में 6 आ रहा है, तो n का वैल्यू हो जा रहा है 6। f का वैल्यू आपको पता है, ये स्टैंडर्ड ऑफ सेल निकाल चुके हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा। इसके बाद इसी में ये दिया हुआ है आपको C नंबर है, इसमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शंस। तो C नंबर में हमको दिया हुआ है कि ये फार्मूला होता है कि ΔRG स्टैंडर्ड में मीन्स स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का एक फार्मूला, ये भी एक तो ये होता है, और दूसरा फार्मूला आप ये भी जाने हैं कि -2.303 RT log Kc, यानी Kc से गिब्स एनर्जी को रिलेट करने का ये फार्मूला है। यहाँ पर ln होता था तो ये नहीं रहता था, जब ln को कन्वर्ट करेंगे log 10 में बेस 10 के लिए तो log यहाँ पर Kc हो गया। आइए 2.303 से आपको पता है कि मल्टीप्लाई करते हैं तो log Kc का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो log Kc के वैल्यू के लिए इस पूरे टर्म से इसको डिवाइड करेंगे, यानी माइनस गिब्स एनर्जी स्टैंडर्ड बाई 2.303 RT हो गया। वैल्यू सबका दिया हुआ है, माइनस हो गया, ये वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हैं। और इसके बाद 2.303 इंटू R का वैल्यू आपको पता है 8.314, और ये टेम्परेचर आपको रूम टेम्परेचर पर निकालना है 298 हो गया। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी को उठा करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वैल्यू आएगा 34.501। तो अब हमको निकालना है Kc, log Kc नहीं निकालना है, Kc निकालना है। तो Kc निकालने के जब log Kc का वैल्यू इतना आ गया तो Kc का वैल्यू क्या होगा, तो इसका एंटी लॉग निकाल लेंगे। एंटी लॉग टेबल का आप यूज करेंगे तो 34.501 का यानी 50 का 1 में एंटी लॉग से निकाल लेंगे। अब पावर में ये दे देते हैं तो 3.17 इंटू 10⁻34 हो गया। तो इस तरीके से Kc का वैल्यू आ गया 3.17 इंटू 10⁻34। तो आपका ये निकल गया। इसी का एक सेकंड क्वेश्चन भी है, तो सेकंड क्वेश्चन में भी सब सारा मेथड यही है। उसमें करना क्या है, आपको पहले दिया हुआ है, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दोनों जगह आपका आयन नहीं था। जैसे क्रोमियम शुरू में लिखा गया था जो Cr3+ में कन्वर्ट हुआ था, और Cd2+ था, ये Cd में कन्वर्ट हुआ था। तो वहाँ पर आप आसानी से ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देख लिए। और ये आपको दिमाग में है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ दिया हुआ है आपको कि Fe2+ और प्लस में Ag, तो कन्वर्ट होकर के क्या बन रहा है कि Fe3+ एक्वस और प्लस में Ag बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि Fe2+ का यानी फेरस का फेरिक में कन्वर्जन हो रहा है। तो क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि 2+ था अब 3+ हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, यानी यहाँ पर Fe2+ का
ऑक्सीडेशन हुआ, तो Fe2+ वाला जो पार्ट है वो आपको एनोड की तरह बिहेव करेगा, और Ag वाला जो पार्ट है उसका रिडक्शन हो रहा है तो इसलिए वो आपको कैथोड की तरह बिहेव करेगा। बाकी डाटा आपको टेबल से उठा करके इसके बाद सेम इसी तरीके से कैलकुलेशन करके उसमें भी आपको A, B और C ये तीनों चीज़ों का वैल्यू निकाल लेना है। तो आप उससे आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम होता है सेकंड पार्ट को निकालने में तो फिर हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, तो वहाँ पर आपको सॉल्व दे देंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ट्राई करेंगे इस तरीके से तो आराम से निकल जाएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको केवल पहचान करके उसके बाद आगे बढ़ना है, और फार्मूला से ये सब तीनों यही यूज होगा। इसके बाद है आपको कि 3.5 में कि राइट द नस्ट इक्वेशन एंड EM ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, चूँकि नस्ट इक्वेशन में आपको सीधे पता है, उसका इक्वेशन फॉर्म जानते हैं, उसके एग्जाम्पल्स भी देख चुके हैं, तो उस एग्जाम्पल्स पर आप ट्राई कीजिए बनाने के लिए। ऐसे हम एक सॉल्यूशन उसका एग्जाम्पल बना करके दिखा देते हैं, और इसके बाद आप उसको खुद से, बाकी जो क्वेश्चन है उसमें 4-5 क्वेश्चन है, आप उसको खुद से ट्राई करेंगे। जब इसका 3.5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आप देखते हैं कि राइट द नस्ट इक्वेशन एंड EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एट 298। तो देखिए इसमें आप नस्ट इक्वेशन को लिखना भी जान चुके हैं, और उसके बाद EMF का कैलकुलेशन भी तो आसानी से कर सकते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपको जो 4 नंबर है, 5 का 4 नंबर, इसमें थोड़ा सा बाकी सबसे अलग पैटर्न पर सेल रिप्रेजेंटेशन जो दिया हुआ है उसमें ब्रोमीन और हाइड्रोजन के बीच में दिया हुआ है। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं वहाँ पर कि दिया हुआ है कि PT स्टैंडर्ड सेल इक्वेशन हमने लिख दिया है, PT सॉलिड, Br2 लिक्विड, Br निगेटिव, और इसका मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, फिर H है प्लस का, उसका भी मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और H2 गैस में 1 बार पर है स्टैंडर्ड, ये 1 बार पर लिया गया है, PT है। तो यहाँ भी जो H यूज किया गया है वो आपका SHE नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन 1m नहीं है, डिफरेंट है, और आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन में मोलर कंसंट्रेशन 1m होना चाहिए। तो अब इसका सेल इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो सेल इक्वेशन में हो जाएगा कि 2Br और प्लस 2H प्लस, और ये मिलकर के Br2 बनेगा और H2 बनेगा। ये Br2 आपको लिक्विड स्टेज में है, H2 आपके गैसियस स्टेज में है। नस्ट इक्वेशन जब लिखेंगे इसका तो E सेल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, दोनों को करने के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये n इक्वल्स टू 2 होगा, और तब हमारा लॉग 1 बाई, चूँकि दोनों नॉर्मल केस में आ गए, मोलिकुलर फॉर्म में आ गए, तो वहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन 1 हो गया, और इसके बाद यहाँ पर आयन का कंसंट्रेशन नहीं रहा इसमें, और यहाँ पर बाई में Br निगेटिव स्क्वायर माइनस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ S प्लस स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा नस्ट इक्वेशन हो गया। और इसके बाद EMF निकालना है, तो फिर आसानी से ये दिया हुआ है डाटा के आधार पर आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पर 0 माइनस ये आपको दिया हुआ है ई सेल के लिए ब्रोमीन वाला, तो 0 माइनस 1.08 हो गया, और फिर माइनस 0.0591 बाई 2, और लॉग इसका जो मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर, और ये दोनों को यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा माइनस 1.288 वोल्ट। तो इस तरीके से इस सेल का EMF हो गया हमारा माइनस 1.288 ओम। यहाँ पर ये केयर करने वाली बात है कि इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, और Br2 इलेक्ट्रोड पर आपका रिडक्शन होगा। यही इसकी खास बात थी। अब इसके बाद एक 3.6 क्वेश्चन जो है, इन द बटन सेल वाइडली यूज इन वॉचेज एंड अदर डिवाइसेज द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ZnH प्लस Ag2O सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, और Zn2 प्लस एक्वस और 2 Ag सॉलिड और प्लस 2 OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन
एक उसमें बनता है, और इसका गिब्स एनर्जी और ये स्टैंडर्ड ऑफ द रिएक्शन निकालना है। गिवन है आपको जिंक का -0.76 वोल्ट और सिल्वर का दिया हुआ है +0.34 वोल्ट। तो आप इसके आधार पर निकाल सकते हैं आराम से, दोनों का डायरेक्ट इक्वेशन निकालना है। इस सेल का निकालने के लिए स्टैंडर्ड कैथोड स्टैंडर्ड माइनस एनोड स्टैंडर्ड से निकाल लेंगे। और उसके बाद गिब्स एनर्जी, इसमें थोड़ा सा हमने हिंट आपको कर दिया है कि एनोड पर आपका रिएक्शन क्या होगा इस सेल में, तो Zn है, Zn का Zn2 प्लस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर कैथोड पर क्या होगा, तो Ag2O प्लस H2O प्लस 2 मिल करके आपको 2Ag सॉलिड प्लस यानी सिल्वर का आपका रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से आपका 6 तक का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इसके बाद आप और भी क्वेश्चन को बनाइए, आप बुक को बार बार पढ़िए, ये वीडियो को 1-2 बार रिप्ले करके आप देख सकते हैं और बुक को समझ करके तो बाकी भी क्वेश्चन इसके बनाएंगे। और हम लोग अगले वीडियोज में कुछ आगे के क्वेश्चन का भी हिंट देंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को हम लोग डील कर लें, क्योंकि बोर्ड में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं या फिर एग्जाम्पल्स होते हैं। टेक्स्ट के अंदर जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स, आप उसको भी बनाइएगा, इक्वेशन वगैरह को भी याद रखते चलना है ताकि बोर्ड में आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल सके। तो इसी के साथ ये आज का वीडियो लेसन हम लोग समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप वीडियो को देखिए और बाकी के क्वेश्चन को खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।